हेलो एवरीवन। दोस्तों, आजकल वैसे तो अगर देखा जाए ना तो मार्केट में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। किसी भी बीमारी के लिए किसी भी तरीके की दवाई आप बहुत इजीली जो है वो पा सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दवाइयाँ हैं मार्केट में, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं कई बार, जो कि उस समय तो जब आप ले रहे होते हैं उस समय तो उनका पता आपको नहीं चलता है, बट धीरे धीरे वो किस तरीके से बॉडी में इफ़ेक्ट डाल रहे हैं इसका पता आपको काफ़ी साल बाद चलता है, जब एक कोई नई बीमारी आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मेरी अपनी लाइफ में ये प्रेफरेंस रहती है कि कोई भी इलाज कराने से पहले अगर कुछ दादी नानी वाले नुस्खों को अगर हम अपनी लाइफ में यूज़ करें, है ना, यानी कुछ होम रेमेडीज़ जो बहुत इजीली हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, अगर हम उनको यूज़ करके देखें और हमें उन्हीं से लाभ पहुंच जाए, तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की या फिर मार्केट से दवाई खरीद कर खाने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि कम से कम जो घर में दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, उनके कम से कम कोई बैड साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म में भी नहीं होते हैं और शॉर्ट टर्म में भी नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहें तो बहुत इजीली उनको अपनी लाइफ में यूज़ करके देख सकते हैं। जब कोई भी प्रॉब्लम हमें आए तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो घर में अवेलेबल चीज़ों से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। साथ में अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग रखें, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी दवाई, चाहे वो बाज़ार से ली गई हो, चाहे वो किसी डॉक्टर से ली गई हो या फिर वो खुद घर की होम रेमेडीज़ हो, जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो आपको किसी तरीके का फ़ायदा नहीं देगी, है ना। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, होम रेमेडीज़ हो, है ना, इन सब के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका माइंड जो है, आपका जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ये जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं उसका फ़ायदा हमें ज़रूर पहुँचेगा। तो अगर हम कोई भी दवाई विश्वास के साथ करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है ना। तो इसी श्रृंखला में जो मुझे लगा कि आजकल जो है वेदर इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है और मौसम के बदलने की वजह से बहुत सारे लोगों को कफ की प्रॉब्लम जो है, कोल्ड कफ की, वो बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली स्थिति है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही ठीक हो जाए, काफ़ी लंबे समय तक लोगों को ये परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊं। हो सकता है कि मेरी कुछ होम रेमेडीज़ जो कि मैंने अपनी नानी से या अपनी फैमिली मेम्बर्स से सीखी हैं और उनको अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, तो वो अगर मैं आप तक पहुँचा सकूँ, हो सकता है कि वही चीज़ आपके जीवन में भी कुछ हेल्प कर सके, आपकी प्रॉब्लम को भी शायद सॉल्व कर सके। कफ कोल्ड है उसके लिए जो पहली होम रेमेडी है, पहले आप जो है छोटी पीपल आती है मार्केट में, छोटी पीपल को आप ले आए, उसका पीस कर चूर्ण बना लें, है ना। और दिन में सुबह और रात को सोते टाइम और मॉर्निंग में आप एक चुटकी उस चूर्ण को चम्मच में रखें, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और वो खा लें। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद ही आपका जो कफ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे करके बाहर निकल जाएगा बॉडी से। तो आपको जो खांसी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि पीपल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आप ऐसा ना करें कि पता चला आधी चम्मच या पूरी चम्मच भर भर के वो ले रहे हैं पीपल और उसमें शहद डाल के खा रहे हैं, तो वो आपको हार्म कर सकता है, गर्मी पहुंचा सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको क्वांटिटी में वो मात्र एक चुटकी से 1.5 चुटकी ही सिर्फ लेना है और उसमें शहद मिलाकर दिन में 2 टाइम ही खाना है ना। ये नहीं कि हर 2-2 3-3 घंटे में आप उन्हें खा रहे हैं, क्योंकि उससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप उसको अपना रूटीन में सेवन कर सकते हैं, जब तक कि आपका कफ पूरी तरीके से पिघल कर चेस्ट से बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, तो एक तो हो गई ये चीज़। दूसरी बात ये है कि जैसे कई बार लोगों का गला बैठ जाता है ऐसे टाइम पर और उनको बोलने में बहुत तकलीफ होती है, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा इलाज है वो ये है कि आप जो है एक जग में पानी गर्म करके रख लें और उसमें 2 लौंग डाल दें।
ठीक है। और 2-4 घंटे बाद उसी पानी को पीना आप शुरू कर दें। उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी करके आप जब भी पिएं तो उसमें से थोड़ा सा पानी लेके पी लें। तो इस तरीके से जब आप उसको पिएं और वो जग का पानी ख़त्म हो जाए तो आपको उन लौंग को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी में आप दोबारा से गर्म पानी करके डाल दें और वो लौंग जो है आप वो 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। सेम लौंग है ना, 2 से 3 दिन या 2 से 3 बार, डिपेंड करता है कि आप पानी कितना पी रहे हैं ना, उस हिसाब से। तो आप उस पानी को जब पिएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो अगर आपका गला बैठा हुआ है या बहुत खरखराहट है गले में तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि कभी कभी ना, हाँ आपने देखा होगा कि जब हम बोल रहे होते हैं या फिर रात के टाइम आप लेटने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर आपको ना ठसका बहुत ज़्यादा लगता है खांसी का, और एक बार शुरू होती है तो फिर वो स्टॉप नहीं होती है, काफ़ी परेशानी होती है। तो उस टाइम पर ना आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कि आप बड़ी इलायची जो काले रंग की आती है आप उसको छील कर और आप उसको, उसके दानों को मुंह में डाल सकते हैं और धीरे धीरे चबा चबा कर सक कर सकते हैं, है ना। एक साथ ना चबा के खा लें, धीरे धीरे करें तो उसका जो रस है जब गले में पहुंचेगा तो आपका वो ठसका रुक जाएगा। इसके लिए आप लौंग भी मुंह में डाल सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ ना एक इसका तरीका है कि आप 2-3 काली मिर्च ले लें, है ना, 4 ले सकते हैं, 4 तक काली मिर्च ले लें और आधा चम्मच चीनी ले लें और वो मिलाकर जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो तो उसको चबा चबा कर खा लें। तो आपको काली मिर्च, आप सोच रहे होंगे कि काली मिर्च कैसे खाएंगे, वो तीखी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि चीनी उसमें मिली हुई है। तो चीनी के साथ जब आप उसे चबा कर खाएंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। आपका जो ठसका जो आपको बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है वो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद ही। पर जिनके यहाँ बगीचा है और अमरूद का पेड़ है उनके यहाँ शायद वो चीज़ संभव होगी, क्योंकि बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हमारी नानी ये चीज़ हम लोगों को दिया करती थी, क्योंकि हमारे घर में अमरूद का पेड़ था। तो क्या होता है कि अमरूद की जो फ्रेश पत्तियाँ होती हैं अगर वो कहीं अवेलेबल हो जाएं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक लगाकर, सेंधा नमक लगाकर, और आप उस पत्तों को जो है धीरे धीरे चबाएं। उससे भी आपकी खांसी जो है वो पूरी तरीके से धीरे धीरे करके चली जाएगी। क्योंकि ये इलाज जो है हमारी नानी ने बचपन में हमें बताया था और हम लोगों ने किया भी था, क्योंकि हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ अवेलेबल था उस टाइम पर, तो हमने उसको यूज़ भी किया है, तो इसलिए हमें पता है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद क्या है कि कुछ लोगों को ना जब बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ होता है तो उस वक्त सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और कई बार उनको ना सोने में बहुत दिक्कत आती है। मतलब जब भी वो सोते हैं तो उनको सांस लेने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, आप देसी घी थोड़ा सा गुनगुना कर लीजिए। थोड़ा सा देसी घी गुनगुना करके आप उसमें सेंधा नमक का पाउडर मिलाइए और उसके बाद उसे चेस्ट पर धीरे धीरे मालिश कर दीजिए। लेकिन बस ये है कि उसके बाद जब वो व्यक्ति ओढ़कर सोए तो वो पोर्शन उसका खुला हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि आप एकदम खुले, हवा लग रही है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो वो चीज़ आपको नुकसान कर जाएगी। आप गुनगुने घी में सेंधा नमक मिलाकर जब लगाएं तो आप चेस्ट पर कुछ ना कुछ ओढ़ जरूर लें, है ना। उसको आप पीछे की साइड, पीठ की तरफ से भी मसाज कर दें और आगे की साइड से भी मसाज कर दें। जो उसकी गर्माहट है वो जब अंदर पहुंचेगी तो आपको कफ में जो है रिलीफ मिलेगा और आपको सोने में आसानी होगी। तो ये चीज़ जो है बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ क्या है कि आप जो है अदरक और तुलसी का रस निकाल कर उसमें शहद मिलाकर वो भी दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। उससे भी आपको खांसी में, कफ में रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद जो एक चीज़ आती है वो ये है कि आप सोते टाइम ना गुनगुने पानी में हल्दी डालकर, थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी डालकर वो भी पी सकते हैं, या तो पानी में मिलाकर पी लें या फिर हल्दी जो है ऐसे ही मुंह में डाल के और उसके बाद गुनगुना पानी पी लें। तो उससे भी सर्दी का जो इफ़ेक्ट है आपकी बॉडी में वो धीरे से रिमूव हो जाएगा, है ना। सर्दी से रिलेटेड जो चीज़ है वो रिमूव हो जाएगी। बट इसके साथ भी यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये पीने के बाद, क्योंकि एक तो ये आपको बिल्कुल सोते टाइम पीना है और दूसरी बात ये है कि इसे पीने के बाद भी आपको अच्छे से ओढ़ कर ही सोना
है ना। डायरेक्ट कूलर पंखे की हवा चेस्ट पर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद जो एक चीज़ है जो बचपन में हमारे नाना जी बना दिया करते थे हम लोगों के लिए कई बार सीजनल, तो उसमें क्या होता था कि गुड़ के साथ ना आप अदरक और पान का पत्ता और काली मिर्च, इन तीनों चीज़ों को आप पीस लें अच्छे से, और मिक्स करके पीसने के बाद गुड़ के साथ मिलाकर उसको इस हद तक पकाएं पैन में कि जब वो ठंडा हो ना तो आप उसको गोलियों में फॉर्म कर सकें, है ना, गोलियां बना सकें। तो जैसे ही वो चाशनी इतनी गाढ़ी हो जाए कि ठंडा होने के बाद वो आपके हाथों को छूने लायक हो जाए तो आप उसकी गोलियां बना कर रख लें, और उसमें आप सेंधा नमक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो वो गोलियां जो आप बनाकर रखेंगे ना तो वो आराम से बच्चे भी खा लेते हैं क्योंकि वो मीठी होती है और पान का फ्लेवर भी होता है उसमें, और वो आप भी बहुत आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो भी बड़ा इजी सॉल्यूशन है कि आप एक बार बना के रख लीजिए और थोड़े टाइम तक जब भी किसी को ऐसा लगे तो आप उनको मुंह में चूस चूस कर खा सकते हैं, जिससे कि जो भी उसका रसा जब आपके गले में जाएगा तो धीरे धीरे करके वो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ पहुंचाएगा, है ना। और अगर आप इन सब में से, वैसे तो ये सारी ही जो रेमेडीज़ हैं वो बिल्कुल घरेलू हैं, घर में इजीली अवेलेबल हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आप डाउटफुल रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग की आदत होती है कि वो घर की दवाइयों पर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो आप आयुर्वेद में शीतोपलादी एक चूर्ण आता है, आप उसको भी शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं, है ना। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। तो इस तरीके से जो ये होम रेमेडीज़ हैं वो सुनने में शायद आपको बहुत इजी और बहुत जनरल लग रही हो, आपको लगेगा अरे ये क्या, ये तो घर की चीज़ें ना, पर नहीं, पर क्योंकि ये जो नुस्खे हैं ना वो आज के नहीं है, ये बहुत पुराने समय से आ रहे नुस्खे हैं जो हमारी नानी वगैरह ने हम लोग को सिखाए थे और वो हम लोगों ने अपने जीवन में हमेशा यूज़ किए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप भी इन नुस्खों को अपनाएं तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नुस्खे एक साथ शुरू कर दें, लेकिन उसमें से जो भी चीज़ आपके लिए जिस समय पर भी पॉसिबल हो आप उनको कर सकते हैं, या एक अगर आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत इफेक्ट नहीं हो रहा तो आप दूसरी चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम से घर बैठे ही निजात पा सकते हैं, आप उससे बच सकते हैं, है ना। आपको डॉक्टर के यहाँ दौड़ने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मुझे तो इस तरीके की होम रेमेडीज़ में बहुत विश्वास है और मैंने देखा है कि इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे कोई रिस्क भी नहीं लगता इन चीज़ों को यूज़ करने में। तो आई होप कि ये आपके लिए भी बहुत यूज़फुल साबित होंगी। इसलिए बात तो ये है कि आपको फूड है उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर वो फूड जो है वो उसकी जो तासीर है वो अगर ठंडी है तो उन फूड को हमें उस समय पर यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि शाम के समय तो बिल्कुल ही उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि कई बार लोग छोटी छोटे आइटम्स पर ये ध्यान नहीं देते कि इस फूड की तासीर ठंडी है या गर्म है और वो उसको खाते रहते हैं, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो आपकी बीमारी को ठीक नहीं होने देता। तो सबसे पहले तो जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके बारे में ये जानकारी ज़रूर कर लें कि ये इसकी तासीर ठंडी है या गर्म है। अगर उसकी तासीर ठंडी है तो वो आप, अगर आपको कफ का प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम है, तो उस समय पर आप वो उस फूड को यूज़ ना करें, थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करें, है ना। रात के समय तो स्पेशली उस चीज़ को अवॉइड करें क्योंकि रात में तासीर और भी ज़्यादा ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि उस समय पर सूर्य की एनर्जी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है ब्रह्मांड में। तो अगर सूर्य की एनर्जी नहीं है, क्योंकि सूर्य गर्मी देता है, तो अगर रात के समय पे, इसीलिए जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए कहा जाता है कि शाम के टाइम ना खाएं। तो उस स्पेशली उसका रीज़न यही है कि उस समय पर सूर्य की एनर्जी वहाँ पर नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी तासीर और भी अधिक
ठंडी हो जाती है ना, तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो इन कुछ चीज़ों का हमें अपने रूटीन में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।